हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मुझे बात तो करनी है, लेकिन बात करने से पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि मेरे अगेन घर में ही थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हो सकता है कुछ विचित्र आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में अगर सुनाई देती हैं, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है और कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैठकर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं। इसीलिए मुझे यहीं पर मजबूरी है बैठ कर के बनाना पड़ेगा। और मेरे इस रूम के बाहर ही जो है लेबर लगी हुई है, और जाहिर सी बात है जब एक से ज़्यादा लेबर लगी हुई होती है तो वो आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो वो आवाज़ें हो सकता है इस रिकॉर्डिंग के बीच में आपको सुनाई दे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑब्वियसली इन 2 सालों में आप लोगों ने बहुत एडजस्ट किया है। मेरे पास अब माइक आ चुका है, मैं माइक की मदद से रिकॉर्ड भले ही करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें कैच हो ही जाती हैं। कितनी भी कोशिश कर लो नॉइस कैंसलेशन की, पर कुछ ना कुछ आवाज़ें तो बैकग्राउंड में आ ही जाती हैं। तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ माँ बहन के बारे में। जी, मैं यहाँ पर आपकी माँ बहन के बारे में बात नहीं करूँगी, ना मैं अपनी माँ बहन के बारे में बात करूँगी। मैं बात करूँगी नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई हुई माँ बहन मूवी के बारे में, जिसकी मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग रिव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रिव्यू अपने अकॉर्डिंगली दे रहे हैं या फिर एक पीआर के द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मुझे जेन्युइन रिव्यू कम सुनाई दे रहे हैं और थोड़े से बढ़ा चढ़ा कर मुझे ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और अगर जो कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। बहुत ही मतलब मैंने शायद 1 या 2 बंदों को देखा हो जो जेन्युइनली इस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही ओवररेटेड इसका रिव्यू दे रहे हैं। मैं यहाँ पर जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने इस मूवी को देखकर फ़ील किया है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ील की हों, वो आपने भी करी हों, और हो सकता है मैंने कुछ ऐसा फ़ील किया हो जो अब तक आपने ना किया हो, या हो सकता है आपने किया हो लेकिन आपको इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं लगा हो इम्पोर्टेंट पार्ट कि इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। इन शॉर्ट सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आम दर्शक के तौर पर इस मूवी को रिव्यू करने वाली हूँ, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स पे देखा है। हालाँकि मैंने इसे एक ही बारी में नहीं देखा है, मैंने इसे पार्ट्स में देखा है। एक आधा पार्ट मैं कुछ 2 दिन पहले देख चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इस मूवी के बारे में जो रिव्यूज़ मुझे सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार इस मूवी को पूरे तरीके से देख लेना चाहिए। इसी वजह से मैंने इस मूवी को कंप्लीट किया। नहीं तो एक ऐसा वक़्त था जब मैंने पूरे तरीके से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये मूवी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। और क्यों मुझे ऐसा लगा तो मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं बता दूँ कि माँ बहन में जो मुख्य अदाकारा हैं वो हैं माधुरी दीक्षित, उसके बाद तृप्ति डिमरी, और तीसरी अभिनेत्री हैं धरना दुर्गा। धरना दुर्गा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, स्टार हैं, उनकी रील्स काफ़ी वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पर, और मुझे उनकी रील्स बहुत पसंद आती हैं। ख़ास तौर पे जो वो कुछ ऐसे कंटेंट बनाती हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी से बहुत मैच करता है। स्पेशली जो हमारे घरों की जो मम्मियाँ हैं, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं छोटी-छोटी सिचुएशन पर, इसे धरना बहुत ही अच्छे से अपने रील्स के माध्यम से दिखाती हैं। तो मैं धरना को जानती हूँ। वो
इस मूवी में भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी है और असल ज़िंदगी में भी वो हैं। और देखिए सोशल मीडिया मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर जो लोग बनना भी चाहते हैं वो इसी वजह से बनना चाहते हैं कि हमें जो है, क्योंकि एक तरीके से सोशल मीडिया एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब लोगों को जैसे एक वक्त पे फेमस होना होता था तो वो कहते थे कि हम हीरो या हीरोइन बन जाए, लेकिन आज लोगों को लगता है कि हम इन्फ्लुएंसर बन जाए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी एक तरीके से एक फेमस होने की पहली सीढ़ी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो फिर कहीं ना कहीं पीआर टीम भी आपको अप्रोच करती है अपनी किसी फ़िल्म या वेब सीरीज़ का प्रमोशन करवाने के लिए। वैसे भी ये इन्फ्लुएंसर अपने रील्स में बड़े ही इंटेलिजेंटली कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, और फिर अगर इनसे कोई फ़िल्म प्रमोट की जाए तो उनके स्टार्स के साथ मिलने का, जुड़ने का इनको मौका मिल जाता है और इनको और भी एक हाइप मिल जाता है, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि हाँ भाई, इस शख्स में कोई ना कोई बात है, कोई बहुत बड़ा स्टार इनके साथ काम कर रहा है, रील बना रहा है, इनके अकॉर्डिंगली इनके साथ हँस बोल रहा है, इनकी रील में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक तरीके से ये एक मतलब एक म्यूचुअल इनको जो है मिल रहा होता है, प्रॉफिट मिल रहा होता है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। तो भाई ये चीज़ें होती हैं और इसी वजह से जो है मुझे लगता है लोग आजकल इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बनने लगे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। उनको लगता है कि अगर हमें इतनी भी फेम मिल गई तो भी हमारे लिए बहुत है, हमें जो है बड़े-बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने का, उनकी फ़िल्म या कोई उनका सॉन्ग कुछ भी प्रमोट करने का मौका मिले। और यही वजह है कि धरना ने भी जो है, अगर आप इनके इंस्टाग्राम को अकाउंट को चेक करें तो इन्होंने काफ़ी कुछ बड़ी-बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया है और इनका एक अच्छा खासा नाम है, जिसकी वजह से इनको मुझे लगता है ये फ़िल्म मिली होगी और शायद इन्होंने भी करनी चाही होगी। और ये जो पर्दे के पीछे की जो साँठ-गाँठ होती है ये अब किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि देखिए अब जब आप फ़ेमस हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हर इंसान का मन करता है कि वो फ़िल्मों में भी जाए, कुछ ना कुछ करे। जब वो कुछ चंद सेकंड की रील में लोगों को अपनी तरफ वो ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को एंटरटेन कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं फिर उनको उनके अपनों से भी वो फीडबैक मिल जाता है कि भई तुम एक कुछ सेकंड की रील में देखो, तुम्हारी रील वायरल हो गई, इतना तुम्हारे काम को लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तुम अगर फ़िल्मों में जाओगे या जाओगी तो तुम वहाँ कितना धमाल मचाओगी। तो इसी वजह से कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में उनका भी एक ख्वाब होता है कि हम भी किसी बड़े एक्टर के साथ या सोलो हमें कोई फ़िल्म या कोई प्रोजेक्ट मिले। तो ये सपना धरना का पूरा हुआ है। और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब रियलिटी शोज़ में या बड़े-बड़े स्टार्स के साथ उठते-बैठते रहते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो टिकटॉकर्स हुआ करते थे। मतलब मैं ज़्यादा टिकटॉक को कभी मैंने फ़ॉलो नहीं किया तो मुझे ज़्यादा टिकटॉकर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, जब से ये रील्स आई हैं तब मुझे थोड़ा पता लगने लगा कि अच्छा, क्योंकि फिर लोग जो टिकटॉक पे रहते थे वो फिर रील्स पे आ गए इंस्टाग्राम की। तो मैं रील से ज़्यादा मतलब परिचय हूँ, टिकटॉकर्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वो बात अलग है कि फिर टिकटॉकर जो थे वो अब वापस से रील्स पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, तो वहाँ से थोड़ी बहुत मुझे जान-पहचान है। तो ये जो धरना है इनको भी मैं कुछ 1-2 साल से इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ और इस फ़िल्म में उनको देखना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि वो कैसे जो हैं यहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी स्टार्स माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ में कैसे अपने आप को मैच करती हैं। और मैं ये कहूँगी कि येस, वो कॉन्फिडेंट लगी हैं मुझे, उनको जो भी रोल मिला है उन्होंने बखूबी किया है और इंस्टाग्राम पर उन्होंने कई-कई किरदार निभाए हैं। कभी वो मेड बन के, तो कभी कीर्तन वाली आंटी बन के, तो कभी पापा बन के, तो कभी दोस्त बन के, तो कभी कोई ज्वेलरी जो बेचती हैं, जो वर्क में काम करती हैं, ज्वेलरी शॉप में जो वर्कर्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जो कस्टमर को अटेंड कर रही होती हैं, उनका किरदार मैंने निभाते हुए देखा है। ऑफ़िस में काम कर रही न्यूली वेड
वर्कर का वो किरदार निभाती हैं कि भाई जो लड़कियां नई नई शादी करके आती हैं, उनके हनीमून पीरियड मनाने के बाद तो कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब तरह तरह की, कभी टेलर तो कभी शॉपकीपर तो कभी सास। मैंने उनको इतने किरदार निभाते हुए देखा है, तो ये जो किरदार उन्होंने निभाया है वो मतलब मुझे कहीं न कहीं ऐसी झलक आ रही थी कि मैं उनको इंस्टाग्राम पर ही देख रही हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया है, मैं उसको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उनको एक्टिंग करनी नहीं आती या वो कॉन्फिडेंट नहीं लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करना, उनके साथ कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग्स को कॉन्फिडेंटली बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं से वो मुझे नर्वस नहीं लगी, घबराहट वाली नहीं लगी कि उनको घबराहट हो रही है या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही हैं। उधर मैं बात करना चाहूँगी तृप्ति डिमरी के बारे में, क्योंकि तृप्ति डिमरी ने अपनी इमेज से हटकर इस मूवी में काम किया है। इसमें उन्होंने पूरी सलवार कमीज या साड़ी में वो दिखी हैं और एक अलग अंदाज, एक अलग बोली उन्होंने ली है। और एक तरीके से मैं कहूँगी कि उन्होंने बहुत ही बड़ा चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अब तक हमने तृप्ति को, हालाँकि मैं बता दूँ कि मैंने एनिमल मूवी अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मैंने सुना है कि तृप्ति उसमें बहुत ही बोल्ड किरदार में दिखी थी। फिर उसके बाद उनका एक गाना भी आया था जो काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज़्म मिला था, जिसके ऊपर मैंने भी एक पॉडकास्ट बनाया था, उसको भी साल हो गया है। तो मैंने बताया था कि तृप्ति क्यों इतनी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट लग रही है, लेकिन यहाँ पर तृप्ति काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी हैं और कहीं से भी वो घबराई नहीं है। उनकी बोली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो अपने किरदार के साथ जस्टिफाई कर सकें। अब मैं बात करूँगी द लेजेंड धक धक माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित का ये धक धक गाना भी इस मूवी में यूज़ किया गया है और आई मस्ट से कि उन्होंने पूरी कोशिश करी है इस किरदार में अपना सब कुछ झोंकने की। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जब माधुरी दीक्षित अपने अर्ली स्ट्रगलिंग डेज में जब वो काम किया करती थी, काम की तलाश किया करती थी, तो दूरदर्शन के सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। एक का उन्होंने बाकायदा पायलट एपिसोड भी बनाया था जिसमें वो कॉमेडी करती हुई दिखाई दी थी, और एक एपिसोड तो शायद पेइंग गेस्ट है जो दूरदर्शन पे कभी 80s के दौर पे आया करता था, उसमें भी माधुरी दीक्षित आपको देखने को मिलेंगी। अगर मुझे वो एपिसोड मिलेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो एक तरीके से माधुरी जी ने अपने करियर की शुरुआत ही कॉमेडी से ही की थी। वो बात अलग है कि फिर उन्हें फ़िल्मों में चांस मिला और वो कहाँ की कहाँ पहुँच गईं। उनकी जर्नी को तो हम सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन अब उनको कॉमेडी करते देखकर मुझे याद आया कि भई उन्होंने तो कॉमेडी ऑलरेडी की हुई है। हालाँकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ में वो काम कर चुकी हैं, लेकिन उसमें वो हमेशा साइड हीरोइन रही हैं। चाहे वो अनिल कपूर के साथ हो, आमिर खान के साथ हो, मतलब कि सलमान खान के साथ हो, मतलब कॉमेडी में वो कभी भी फ्रंट फुट पर नहीं रही हैं। दूरदर्शन में भी वो एक तरीके से मतलब उनके साथ में बड़े-बड़े दिग्गज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो भार था, वो कहीं न कहीं माधुरी दीक्षित जी के कंधों पे था। एंड आई मस्ट से कि माधुरी दीक्षित जी ने पूरे एफर्ट्स किए हैं और पूरे तरीके से उस कैरेक्टर में वो घुसी हुई थी और उन्होंने अपना सब कुछ इस कैरेक्टर को दिया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपने किरदार के साथ बेईमानी की है, मतलब माधुरी तो बिल्कुल सूट ही नहीं कर रही थी, उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। नहीं, उन्होंने अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश की है और उनके वो एफर्ट्स दिखे भी हैं। तो मैं यहाँ पर माधुरी जी के टैलेंट को तो डेफ़िनेटली एप्रिशिएट करूँगी और पूरी की पूरी जो पिक्चर थी, ये जो पूरा जो कॉमेडी का जो दामोदार था या जो भी बोलते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये माधुरी जी के ही कंधों पर था, क्योंकि माधुरी दीक्षित ही इस नैया को
की खिवैया मैं कह सकती हूँ। तृप्ति, धरना ये बाद में आती हैं। पहले लोग माधुरी दीक्षित को देखना चाह रहे थे क्योंकि वही एक तो सीनियर एक्ट्रेस हैं और दूसरा सेंटर है। और माधुरी जी को ये बात पता थी कि लोग सबसे पहले मुझे देखेंगे, फिर तृप्ति को देखेंगे, फिर धरना को देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो उनकी सोच थी, उन्होंने उसी सोच को लेकर जो है एफर्ट्स किए और वाकई माधुरी दीक्षित जी से हम अपनी नजरें नहीं हटा पाए। चाहते थे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं चाहती थी कि मैं अ, धरना की तरफ देखूं, मैं तृप्ति की तरफ देखूं, लेकिन उनकी तरफ देखते हुए भी मेरी नजरें माधुरी के ऊपर ही चली जाती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन, वो पूरे एफर्ट्स में थी और वो लगे भी, सही लगे भी। अब मैं बात करूंगी कि कॉमेडी के बारे में, कि ये एक डार्क कॉमेडी तौर पर इस मूवी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं कि इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए परेश रावल भी हैं। अच्छा, जब मैं इस मूवी को देख रही थी ना, तो मुझे हेरा फेरी की याद आ रही थी, क्योंकि उसमें भी 3 मर्द थे, अक्षय, सुनील और परेश रावल, और इसमें थी माधुरी, तृप्ति और धरना। लेकिन जो लेवल हेरा फेरी का था, जो कॉमेडी टाइमिंग, जो ट्यूनिंग थी, जो मतलब वाकई डायलॉग्स थे, आज भी हम हेरा फेरी को नहीं भूल सकते। कल्ट कॉमेडी क्लासिक मूवीज में से एक है हेरा फेरी। लेकिन वो मूवी इस मूवी के साथ अगर मैं कॉमेडी में कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली हेरा फेरी ही ऊपर रहेगी प्रियदर्शन साहब की। ये वैसी वाली कॉमेडी प्रोवाइड नहीं करती है। मैं आपको सच बताऊं तो कॉमेडी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। करने की कोशिश जरूर की है, माधुरी हो, चाहे तृप्ति हो, चाहे धरना हो, लेकिन हंसी बिल्कुल नहीं आई है। बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हंसी आएगी भी तो शायद जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो शायद इतने फेमस नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, वो शायद उनके किसी पंच पे आपकी हल्की सी स्माइल आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तृप्ति, माधुरी और धरना को देखकर आपको कॉमेडी की फीलिंग नहीं आएगी। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हो, मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था कि बैकग्राउंड में आवाजें आ सकती हैं। तो वैसी वाली कॉमेडी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा, तो सॉरी, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा आज तक चैनल पर एक शो आता था सनसनी, जो उसके होस्ट हुआ करते थे, मुझे एक्चुअली उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी शक्ल याद है और ये पता है कि वो सनसनी में आया करते थे हर रात 11 बजे। तो बड़ी आवाज उनकी भारी भरकम होती थी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसा वो बोलते थे। तो वो शख्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे और उनका किरदार भी एग्जैक्टली ऐसा है। वो यहाँ पर सनसनी नहीं बल्कि खलबली मचा रहे हैं। वो खलबली नाम के एक क्राइम शो के रिपोर्टर बने हुए हैं और माधुरी दीक्षित और तृप्ति और धरना की जो लाइफ है उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार वो बने हुए हैं। और जो बीच बीच पे एज अ ऑडियंस जो हमारी एक कंफ्यूजन आती है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसे आकर उन सारे सवालों के जवाब यही शख्स देते हैं। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। डायरेक्शन अच्छा है, मूवी का ट्रीटमेंट अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी नहीं है। रवि किशन जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं इन्हें बिग बॉस सीजन 1 से जानती हूँ। उससे पहले ये फिल्मों में काम करते थे, टेलीविजन पे काम करते थे। इन्होंने तेरे नाम मूवी में भी काम किया था, भूमिका चावला के सो कॉल्ड मंगेतर का किरदार इन्होंने निभाया था। लेकिन इनको जो पहचान मिली थी वो बिग बॉस सीजन 1 से मिली थी और उसके बाद से लेकर अब तक रवि किशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कोई ऐसा कंटेस्टेंट था जिसको बिग बॉस से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो वो थे रवि किशन, भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब सुपरस्टार। और इस मूवी में भी उनको लिया गया और झलक दिखलाजा में वो काम कर चुके थे, और उन्होंने माधुरी दीक्षित के सामने परफॉर्म करते थे और माधुरी दीक्षित उनके डांस को जज करती थी, और आज वो माधुरी दीक्षित के एज अ सो कॉल्ड हीरो बन के उनके साथ ये मूवी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि श्रीदेवी जी के साथ भी एक फिल्म आई थी आर्मी, जिसमें उन्होंने काम किया था, उसमें 3 मेन लीड्स में से एक लीड रवि किशन थे, एक तो रोनित रॉय थे, दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम हरीश था, और तीसरे थे रवि किशन। तो श्रीदेवी जी के बाद आई थिंक माधुरी दीक्षित जी के साथ वो एक फिल्म कर रहे हैं। आई डोंट नो उन्होंने बाद में भी किसी हीरोइन के साथ फिल्म की हो, बट तब वो इतने पॉपुलर नहीं थे और मैं भी उनका काम नहीं जानती थी। उन्होंने कई सीरियल्स में भी काम किया है, लेकिन मैं उन्हें पर्सनल लेवल पर अगर कहीं से जानती हूँ तो वो बिग बॉस सीजन 1 के माध्यम से है। और आज भी मेरे लिए वही, मैं उनको उसी नज़र से देखती हूँ जो मैं बिग बॉस सीजन 1 में उनको देखती थी। एज अ ट्रू एंटरटेनर के तौर पर मैं रवि किशन जी को देखती थी। राखी सावंत और रवि किशन 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने फुल ऑन एंटरटेन किया है। एंड ऑफ कोर्स राखी सावंत को तो फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन रवि किशन को थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि रवि किशन आज की तारीख में पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी व्यस्त इंसान हैं, लेकिन इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उनका काम देखकर अच्छा लगा, लेकिन हाँ, उनका काम उस लेवल का नहीं है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट जो भी उनको मिला है उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी आंखों से एक्टिंग की है। उन्होंने ज़्यादातर आधी फिल्म में तो वो चुप ही रहे हैं। क्यों चुप रहे हैं, अगर ये आपको जानना है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। और अगर आप नहीं भी देखेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कॉमेडी मूवी समझकर इस मूवी को देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले ही सतर्क कर दूं कि जो कॉमेडी आप सोच रहे हैं पेट पकड़कर हंसने वाली, तो मैं बता दूं कि वैसी हंसी नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि आप हेरा फेरी दोबारा तिबारा चौबारा अगर आपने ऑलरेडी कितनी बार देख ली है, तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगी कि आप ये मूवी हेरा फेरी ही देख ले, बट इस मूवी को एज अ वो वाली कॉमेडी समझ कर ना देखे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई है। कहानी जो है ऑब्वियसली जजमेंट के ऊपर है कि एक औरत को कितना जज किया जाता है, और जब उसको इतना जज किया जाता है कि फिर ऐसा टाइम आता है कि उसे फिर कोई परवाह नहीं रहती कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। फिर तो वो ये कहती है जो सोचना है सोचो सालो, मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है। तो जो कई औरतों को जो बोला जाता है कि ये ढीठ हैं, ये ऐसी हैं, ये तो किसी की सुनती नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं, एक्चुअली इसमें कहीं ना कहीं हाथ सोसाइटी का भी होता है, क्योंकि वो उनको जज कर करके उनको इतना जज्बाती बना देते हैं कि फिर एक बात ऐसी हो जाती है कि उनके जो अंदर के जज्बात हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना हर मोड़ पर हर कदम पर पग पग पर उनको जज किया जाता है। ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसे करती है, ये अकेली औरत है। ऑफ कोर्स एक अकेली औरत से गलतियां ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर हो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर एक बात को उसी नजर से देखकर उनको जज करो। हर इंसान को एक मौका चाहिए होता है अपनी गलतियों को सुधारने का, लेकिन समाज सोसाइटी उन्हें वो मौका नहीं देती है। कुछ लोग इसी चीज को सह लेते हैं, पर कुछ लोग इस चीज को सह नहीं पाते और वो ढीठ बन जाते हैं, और फिर ऐसा वक्त आता है कि उनको लगता है यार जिसको जो सोचना है वो सोचे, अपने को वही करना है जो अपन करेगा, मरने दो जिसको साला मरे, कहने दो जिसको साला जो कहे, हम तो वही करेगा जो अपने को करने का है। तो ये जो सिचुएशन है ये इस मूवी में भी दिखाई गई है, जहां पर माधुरी दीक्षित, तृप्ति,
यही उनके दिमाग में आ जाता है कि यार जब हमारी इज्जत है ही नहीं, हमारी कोई इज्जत करता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो हमें किस चीज का डर है, किस इज्जत का डर है। और फिर जब आपको अपनी खुद की इज्जत का डर जब खत्म हो जाता है ना, फिर आपको ये लोग, ये जो समाज के ठेकेदार हैं, देखिए जो समाज है वो किस वजह से हमें डराता है, इज्जत की ही तो आपको वो दुहाई देकर डराता है कि अरे हम इसको ये बता देंगे, इसको ये पता चला तो तुम्हारी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे तुमको जज करेंगे, कैसे तुम आगे अपनी लाइफ को चला पाओगी। तो ये भूत आपके अंदर डालते हैं, आपको इस दलदल में डर के घसीटते हैं, जिसकी वजह से फिर आप और भी ज्यादा दबते चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार कहते हैं कि इज्जत हमारी, जाने दो, क्या मजाक कर रहे हो, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, जो करना है कर लो। फिर जब आप उनको ये बोलते हो ना, तब आप अपने आप उनके मुंह बंद हो जाते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि शर्म वालों के सामने ही नंगा नाच दिखाने का, कहते हैं ना, वो प्रस्ताव रखा जाता है। जो ऑलरेडी बेशर्म होते हैं उनको अगर आप कहोगे कि भाई हम तेरे सामने कपड़े उतार के नाचेंगे, तो वो क्या बोलेगा, अरे उतारो न, शौक से उतारो, अभी उतारो, मैं तो तड़प रहा हूं तुम्हें नंगा होते हुए देखने के लिए। लेकिन कोई शर्म वाला इंसान होगा, दुनियादारी समाज की फिक्र करने वाला होगा, उसके सामने आप बोलोगे ना कि मैं तेरे सामने कपड़े उतार के अभी नंगा हो जाऊंगा, तो कहेगा अरे 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 क्या है भाई, नहीं 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 नहीं, मेरे को जाने दो, मेरे को जाना है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, अरे मत करो यार, जाने दो यार, ये क्या है, ये क्या मुझे देखना है। तो बस वहीं पर ही जो है सारी फिर सिचुएशन पलट जाती है, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ये बात होती है। एक बार आप किसी को, कोई आपको कहता है ना कि मैं तेरा ये दिखा दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, अक्सर ये लड़कियों के साथ होता है। मैंने देखा है लड़कियां बेचारी शर्म के मारे जब उनकी कोई वीडियो उनका बॉयफ्रेंड बना लेता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है, और उसी डर की वजह से फिर बहुत कुछ ऐसा उनको करना पड़ता है। कुछ लड़कियां तो अपनी, मतलब जान तक की दुश्मन बन जाती हैं। और अगर कोई लड़की कहे ना हाँ दिखा दे दिखा दे, और देखा जाए तो ऐसी ही लड़कियां फंसती हैं जो शरीफ घरों की होती है। उनको पता होता है कि अगर हमारा कोई वीडियो ऐसा बाहर आ गया तो हमारे तो माँ बाप ही हमें मार डालेंगे, समाज तो बाद में मारेगा, हमारे माँ बाप हमें पहले मार देंगे, तो भाई तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर उनको एज अ वेपन, वो जो लड़के होते हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं। अगर वो लड़कियां कोई हो, तेज तरह लड़कियां होती है ना उनकी कोई वीडियो बनती है और ना ही उनको डराया जाता है। अगर वो वीडियो बना भी ले तो वो उनको दिखाकर धमका नहीं सकते कि देख तेरा वीडियो हम इंटरनेट पे डालेंगे। वो कहेंगे डाल लो, एक क्या दो डाल लो, मैं खुद तुम्हें देती हूँ, है ना। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, अब मैं क्या बात करूं। मैं यहाँ पर देखिए किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि जजमेंट के डर से इंसान जो है किसी के हाथ की कठपुतली बनने को यूं तैयार हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जजमेंट। अगर उसे अपने जजमेंट से ही डर नहीं है कि हाँ भाई मैं तो हूं ही बेशरम, मैं तो बदनाम हूँ, बदनाम इंसान को बदनामी का कोई डर नहीं होता और ना ही उनको धमकाने में मजा आता है। शर्म वाले लोगों को ही बदनामी का डर होता है और उनको डराने में मजा आता है। जैसे कोई इंसान, कोई बेचारा लंगड़ा है, मोटा है, काला है, तो उसको लोग चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ता है तो और भी चिढ़ाने वालों को मजा आता है। लेकिन अगर वो इंसान को चिढ़ाए और वो इंसान बदले में चिढ़े ना, बल्कि वो भी हंसे, हाँ मैं तो मोटा हूँ, हाँ मैं तो छोटा हूँ, हाँ मैं तो गंजा हूँ, हाँ मैं तो काला हूँ, हाँ मैं तो ऐसा हूँ, हाँ 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 हाँ, वो भी उनके साथ हंसने लग जाए, तो वो कहेंगे यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा, ये तो चिढ़ ही नहीं रहा। तो ये बात होती है। तो आप जब चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, तो सामने वाले को आता है मजा, और वो मजा बार बार लेने के लिए आपको परेशान करता है। ये जो बुली करते हैं वो क्यों करते हैं, वही वाली बात है ना, भौंक भौंक के कितना कोई भौंकेगा। कहेंगे हाँ तू चिढ़ा ले मुझे, फिर एक टाइम बाद ऐसा आता है कि भाई वो भी फिर कहते हैं यार जाने दो यार, छोड़ो, वही कितना हम बोलेंगे, इसको असर तो होता ही नहीं है। भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं क्या हम, हमारे पास कोई और काम नहीं है, चलो आगे बढ़ो, कोई और शिकार ढूंढो। तो ये रीजन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। बट मैं जानती हूँ कि
बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या हम सोसाइटी की परवाह करनी बंद कर दें। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप सोसाइटी की परवाह करनी बंद कर दो, करो, लेकिन आप सोसाइटी में अपना नाम बनाने के चक्कर में ऐसी सिचुएशन में ना अपने आप को डालो कि आपको जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। मैं वो बात कह रही हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो खैर, ये ऐसी ही जो किसी मैसेज पर ये मूवी इशारा करती है और यही बात बताने की कोशिश करती है कि कैसे औरतों को जज किया जाता है, और जब उस जजमेंट का भूत वो अपने सर से उतार देती हैं, बेखौफ हो जाती हैं, तब उनको ना कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है, ना उन्हें कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा सकता है। तो मुझे जो समझ में आया मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये फ़िल्म है और इमोशनल भी करेगी आपको, बट अनफॉर्चुनेटली आपको गुदगुदाएगी नहीं, आपको हँसाएगी नहीं। डेफ़िनेटली कॉमेडी करने की पूरी कोशिश की गई है माधुरी जी की तरफ से, तृप्ति की तरफ से, धरना की तरफ से, लेकिन वो हँसी हमारे अंदर से नहीं निकल पाई है, वो नहीं निकाल पाए हैं हमसे वो हँसी, अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, वैसे फ़िल्म अच्छी है, वन टाइम वॉच है, और ऑब्वियसली एक अकेली औरत इमोशनल भी होती है और इमोशनल होकर उसे काफ़ी रिपेमेंट भी देने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस फ़िल्म के माध्यम से देखने को मिलेंगी, और किस बात पर वो इमोशनल होती है, क्या वो बात होती है, वो आपको जानना है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये मूवी ठीक-ठाक है, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं है, कॉमेडी तो है ही नहीं, डार्क कॉमेडी जो कहा जाता है, ये सिर्फ़ एक एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ टाइम पास के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो तो उस बेसिस पर ये मूवी अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी मूवी है। कोशिशें सबकी अच्छी हैं और सबको मेरा कीप इट अप है, मैं ये कहना चाहूँगी। हालाँकि मैं कोई बहुत बड़ी कोई क्रिटिक नहीं हूँ जो मैं इन सबको कीप इट अप बोलूँ, मैं माधुरी को कीप इट अप बोलूँ, मैं तृप्ति को बोलूँ, लेकिन डेफ़िनेटली मैं उनको एप्रिशिएट करूँगी। तो चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।